जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग गाउट पढ़ेंगे। ठीक है, गाउट क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरिएट क्रिस्टल्स। कहाँ पे? टिश्यूज़ के अंदर। स्पेशली किन टिश्यूज़ के अंदर? जो कि जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स के अंदर ज़्यादातर ये डिपॉजिट होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? हाइपर यूरिसीमिया की वजह से। और हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड के लेवल्स बॉडी में क्यों ज़्यादा होते हैं? ओवर प्रोडक्शन की वजह से। या तो यूरिक एसिड की किसी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रही है, या किसी वजह से उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन एक्सक्रीशन कम हो रही है। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से ड्राइव होता है और एक्सक्रीट होता है किडनी से। ये थोड़ी सी यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्या होता है, डीएनए आरएनए से प्यूरिन बना, ये एएमपी और जीएमपी बनाएगा। एएमपी हाइपोजेंथीन बनाएगा और जीएमपी ग्वानिन बनाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये दोनों जेंथीन बनाएंगे और जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू ये यूरिक एसिड फॉर्म होगा और यूरिक एसिड ब्लड में जाएगा, किडनी से फिल्टर होगा, बॉडी से रिमूव होगा, वो सारे प्रोसेसेस होंगे। अब एक और हमारे पास पाथवे होता है प्यूरिन का, दैट इज़ सेल्वेज पाथवे। ठीक है, सेल्वेज पाथवे हाइपोजेंथीन और ग्वानिन को यूज़ करता है और प्यूरिन को बनाता है फ्रॉम द एग्जिस्टेंट प्यूरिन, मतलब वो एग्जिस्टेंट प्यूरिन को यूज़ करता है, काइंड ऑफ रिसाइकलिंग। ये सेल्वेज पाथवे किस एंजाइम के थ्रू काम करता है? हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, HGPRT। ठीक है, और एक दूसरा है डीनोवो पाथवे जो कि न्यू न्यू मॉलिक्यूल ऑफ द प्यूरिन बनाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। यहाँ तक बात आ गई समझ। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास गाउट की ना दो फॉर्म्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि हमें नहीं पता, इसकी एटियोलॉजी अननोन है, लेकिन प्राइमरी विदाउट एनी अदर कॉज, मतलब डायरेक्ट हाइपर यूरिसीमिया हो जाए। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसकी एटियोलॉजी ये है कि हाइपर यूरिसीमिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता। सेकेंडरी गाउट की बात करूँ तो सेकेंडरी गाउट किन किन कैसे दिखेगा? पहली कंडीशन है जिसमें ये दिखेगा, ल्यूकीमिया और माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में ये दिखता है। इन दोनों में क्या होता है, सेल का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सेल्स की डिग्रेडेशन होगी और यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाइपर यूरिसीमिया होता है। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी गाउट किस में नज़र आता है? लीच निहान सिंड्रोम में। ये एक्स लिंक जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है, HGPRT इंजाइम जो था उसकी। ठीक है, हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज इंजाइम। और जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं मेंटल रिटार्डेशन के साथ एंड सेल्फ म्यूटिलेशन के साथ। अब ये सेल्फ म्यूटिलेशन क्या होता है कि वो अपने लिप्स को और फिंगर्स वगैरह को वो बाइट करते हैं। सेकेंडरी गाउट की तीसरी वजह क्या है? हमारे पास रीनल इनसफिशेंसी। और इसमें क्या होता है, डिक्रीज होती है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड। ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी गाउट का अननोन है, सेकेंडरी के हमारे पास 3 कॉजेज आ गए। ठीक है, अब देखें एक और चीज़, हमारे पास एक और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, डिपेंड्स ऑन द टाइम, गाउट को एक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट। ठीक है, एक्यूट गाउट में क्या होता है, मोनोसोडियम यूरिएट क्रिस्टल्स डिपॉजिट करते हैं जॉइंट्स के अंदर और ट्रिगर करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किस तरह से मीडिएट होता है, जब यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वो यूरेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे साइटोकाइंस एक्टिवेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स, मतलब मैक्रोफेजेस सब वहाँ पे आ जाते हैं और वो मैक्रोफेजेस यूरिक एसिड को इनगल्फ करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेमोसोम्स को रिलीज़ करता है और वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स जो है वो सारे रिलीज़ होते हैं और इंटरल्यूकिन 1 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही है, उसके अलावा इसमें मज़ीद, मतलब जिस तरह से जब तक यूरिक एसिड वहाँ पे है, इन्फ्लेमेशन होती जाएगी, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे प्रॉपर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट गाउट। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्यूट अर्थराइटिस के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये एक्यूट जो हमारे पास गाउट है, इसकी हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी है वो इस तरह से आएगी कि भाई एक्यूट अर्थराइटिस की कंडीशंस होंगी और प्रॉपर वाली इन्फ्लेमेशन हमें नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया कि क्या क्या एक्टिवेशंस होंगी। उसके अलावा अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं, कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से होता है, एक तो हो गया अल्कोहल की कंजप्शन और मीट। जो लोग मीट खाते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया, या जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एज में भी देखा जाता है, या कोई जेनेटिकली किसी को मसला है, जिस तरह अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक्स लिंक डेफिशिएंसी हो जाए HGPRT इंजाइम की। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। सही है, अब अल्कोहल को मैं थोड़ा डिटेल बताती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि अल्कोहल जब जो लोग ले रहे होते हैं अल्कोहल,
उनके ज़ाहिर सी बात है उनमें यूरिक एसिड भी बन रहा होता है। तो यूरिक एसिड और अल्कोहल जो है वो एक्सक्रीशन के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। तो अल्कोहल जीत जाता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लेकिन यूरिक एसिड बॉडी में रह जाता है, तो हाइपर यूरिसीमिया होगा। और मीट के पीछे ये हमारे पास मतलब मीट के पीछे ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि डीएनए और आरएनए के लेवल जब आप मीट लेते हो तो हाई हो जाते हैं बॉडी में। तो फिर डीएनए और आरएनए से क्या बन रहा था, प्यूरिन बन रहा था, और फिर प्यूरिन से क्या बन रहा था, यूरिक एसिड। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हमारे पास था एक्यूट गाउट। फिर आते हैं क्रॉनिक गाउट पे। क्रॉनिक गाउट में हमारे पास क्या क्या होता है। क्रॉनिक गाउट में सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ी इसकी पैथोलॉजी बताऊं, इसमें क्या होता है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इन्फ्लेमेशन थी बहुत ज़्यादा। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ज़ाहिर सी बात है क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज यूरिक एसिड जो है उसके लेवल्स कम नहीं हो रहे। तो फिर मज़ीद बॉडी रिएक्ट करती जा रही है, मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ करते जा रहे हैं, और ये एपिसोड्स जो हो रही हैं बार बार हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है ये जो क्रिस्टल्स होती है ना यूरिक एसिड की, ये इन्फ्लेमेटरी एक्सिडुएट के साथ पूरे जॉइंट को सराउंड कर देती हैं। उसको हम लोग कहते हैं टोफाई। तो हमारे पास हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक गाउट इज टोफाई, डेवलपमेंट ऑफ द टोफाई, ये हॉलमार्क है। और टोफाई में हमारे पास प्रॉपर, मैंने अभी क्या बताया क्या क्या होता है, एक तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अलावा पूरा इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस होता है उसके सराउंडिंग पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ टोफाई होगा, वाइट चौकी एग्रीगेट होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का। इसके पास क्या होता है, फिब्रोसिस होता है, और जाइंट सेल रिएक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड जॉइंट्स, ठीक है। उसके अलावा अभी हमारे पास जो हमारे पास क्रॉनिक गाउट है, उसमें हमारे पास इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि क्रॉनिक गाउट के बाद ये गाउटी नेफ्रोपैथी या रीनल फेलियर, मतलब रीनल फेलियर हो सकता है, या यूरिएट नेफ्रोपैथी हो सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूरिक एसिड के लेवल्स बॉडी में इतने एक्सट्रीम वाले ज़्यादा हो जाते हैं कि डिपॉजिट, मतलब जो यूरिक एसिड है वो किडनी के टिब्यूल्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एज ए रिजल्ट फिर रीनल फेलियर होगा, यूरिएट क्रिस्टल्स में डिपॉजिट इन द किडनी टिब्यूल्स। तो उनको हम लोग गाउटी नेफ्रोपैथी भी कहते हैं या यूरिएट नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। ओके जी। अच्छा, इसमें ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमें हाइपर यूरिसीमिया मिलेगा, ऑब्वियसली ये तो हमें पता है। और साइनोवियल फ्लूइड की जब हम लोग एस्पिरेशन वगैरह करेंगे तो उसमें नीडल शेप क्रिस्टल्स नज़र आएंगे जिनकी नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस होंगी, ठीक है। अब नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस होगी अंडर द पोलराइज लाइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव बायरफ्रिंजेंस का क्या मतलब है, जब क्रिस्टल्स फ्लैट ले करती हैं तो वो येलो कलर की नज़र आती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर्स ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्रिस्टल्स इन द पोलराइज लाइट, तो वो येलो होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब ये फ्लैट लाई करेंगी तो इस फिगर में नज़र आ रहा होगा कि नेगेटिव बायफ्रिंजेस में क्या है कि ये जब क्रिस्टल्स फ्लैट लाई करी हैं तो वो येलो नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और हमारे पास एक कंडीशन होती है सूडो गाउट। सूडो गाउट बिल्कुल गाउट को रिजेंबल करती है क्लिनिकली, मतलब सिम्टम्स और हर चीज़ सेम होती है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड की डिपोजिशन नहीं होती। इसमें किसकी डिपोजिशन होती है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट, CPPD, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट की। और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो रोम्बॉइड शेप्ड क्रिस्टल्स को बनाता है, ठीक है। तो प्रॉपर क्या होगा, रोम्बॉइड शेप्ड क्रिस्टल्स नज़र आती हैं विद वीकली पॉजिटिव बायरफ्रिंजेस। और इसमें जो बायरफ्रिंजेस होंगे वो वीकली पॉजिटिव नज़र आते हैं अंडर द पोलराइज लाइट, ठीक है। उसमें क्या आते हैं नेगेटिव और इसमें वीकली पॉजिटिव। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वरना क्लिनिकली सूडो गाउट और गाउट बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। अब इसके बस एक दो पॉइंट्स ही रह गए हैं इसमें, बस अब यही रह गया कि इसका क्लिनिकल कोर्स इस तरह से होता है कि स्टार्ट में एसिम्टोमेटिक होता है, और एसिम्टोमेटिक पीरियड को हम लोग इंटर क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। फिर जब टोफाइज डेवलप होते हैं, जो कि क्रॉनिक गाउट था, तो उसमें हमारे पास सिवियर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हम लोग कॉज को रिमूव करेंगे, जो मसला है उसको ठीक करेंगे, और दूसरी बात एनसेड्स देंगे। सो दैट इज़ इट।